आज हम शासन और कानून, गवर्नेंस और लॉ से जुड़े 3 बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स पर बात करने वाले हैं। जी। संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फिर संवैधानिक कानून या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये शब्द अक्सर सुनने में एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए इनमें कन्फ्यूजन भी काफी होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनके बीच का जो अंतर है उसे बिल्कुल साफ साफ समझें। हाँ, ये जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जी। ये सुनने में ही काफी भारी भरकम शब्द लगता है। आखिर ये है क्या? देखिए, संविधानवाद जो है वो असल में कोई कानून की किताब नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अच्छा। ये बेसिकली एक राजनीतिक और कानूनी सोच है, एक फिलॉसफी है। इसका जो मूल आइडिया है वो ये है कि भाई सरकार की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो असीमित ना हो। वो सीमित हो, लिमिटेड हो और जवाबदेह हो, अकाउंटेबल हो। और सरकार अपनी शक्ति का इस्तेमाल मनमाने ढंग से ना करे, बल्कि कानून के हिसाब से करे। मतलब किसी की मर्जी से नहीं, कानून से चले सरकार। बिल्कुल। ये जो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत है उस पर आधारित है, न कि रूल ऑफ मैन पर, जहां कोई एक व्यक्ति या समूह अपनी मर्जी चलाए। तो ये एक तरह का आदर्श हुआ, है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ एक हवा हवाई बात है या इसके कुछ ठोस पहलू भी हैं? नहीं, ये सिर्फ आदर्श नहीं है, इसके बहुत ठोस आधार हैं। देखिए, इसमें शामिल है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स जिसे कहते हैं। हाँ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग। बिल्कुल। फिर नियंत्रण और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस, ताकि कोई एक हिस्सा ज्यादा ताकतवर न हो जाए। नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिनकी गारंटी हो, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो इन अधिकारों की रक्षा कर सके। अच्छा। यही वो आप कह सकते हैं आत्मा है, स्पिरिट है, जो किसी अच्छे संविधान के पीछे होनी चाहिए। और भारत में ये कैसे दिखता है? देखिए, भारत में ये सोच आपको संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल में मिलेगी। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है अदालतों के पास, उसमें झलकती है। और सबसे मजबूती से ये स्थापित हुई केशवानंद भारती केस 1973 में। हाँ, वो मूल ढांचा वाला सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बिल्कुल, जिसने कहा कि संसद भी संविधान की कुछ बुनियादी चीजों को नहीं बदल सकती। तो अगर बिल्कुल संक्षेप में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज इक्वल टू विजन, मतलब शासन का एक आदर्श। ठीक है, ये समझ आया। ये हुआ विजन, आदर्श। अब आते हैं अगले कदम पर, संवैधानिक कानून यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये इस विजन से कैसे जुड़ता है और इसे हकीकत कैसे बनाता है? हाँ, तो संवैधानिक कानून जो है वो पूरा लीगल फ्रेमवर्क है, वो कानूनी ढांचा है जिसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के आदर्शों को, नियमों को जमीन पर उतारा जाता है, उनको कानूनी शक्ल दी जाती है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या आता है? सिर्फ संविधान की किताब नहीं, यहीं पर अंतर समझना जरूरी है। इसमें सिर्फ लिखा हुआ संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं आता, बल्कि अदालतों ने जो व्याख्याएं दी हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, वो भी इसका बहुत अहम हिस्सा है। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए मेनका गांधी केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ, की व्याख्या करके उसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। वो व्याख्या अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हिस्सा है। इसके अलावा समय के साथ जो संवैधानिक परंपराएं, कन्वेंशंस विकसित होती हैं, या कुछ प्रथाएं, कस्टम्स जो संवैधानिक मूल्यों के अनुसार हों, वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। ये सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के आदर्शों को लागू करने लायक, एनफोर्सेबल बनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इक्वल्स टू प्रैक्टिस, यानी वो कानूनी ढांचा और व्यवहार जिससे वो विजन लागू होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आदर्श है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उस आदर्श को लागू करने का पूरा सिस्टम है, जिसमें संविधान, कोर्ट के फैसले, परंपराएं सब आ गए। सही। तो फिर संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, जो वो किताब है जिसे हम सब जानते हैं, उसकी क्या खास जगह है इस पूरे सिस्टम में? वो कैसे अलग है? देखिए, संविधान चाहे वो लिखा हुआ हो जैसे भारत का है, या अलिखित हो जैसे यूके का माना जाता है, हाँ, वो उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सबसे बुनियादी, सबसे फाउंडेशनल और सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। अच्छा, सबसे मुख्य। हाँ, ये वो दस्तावेज है जो सरकार का ढांचा तय करता है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां कैसे बटेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ये बताता है। नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, राइट्स ऑफ सिटीजन्स,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सब उसमें लिखा होता है। और संविधान में बदलाव कैसे होगा, ये भी? बिल्कुल। अमेंडमेंट प्रोसीजर, संशोधन प्रक्रिया, वो भी संविधान ही बताता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक हिस्सा है, आप कह सकते हैं एक सबसेट है, लेकिन ये उसका सबसे अहम, सबसे ऑथोरिटेटिव सोर्स है। ये वो ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर बाकी ढांचा खड़ा होता है। हमारे भारतीय संविधान के बारे में कुछ मुख्य बातें अगर बता सकें संक्षिप्त में। जरूर। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसे बनाने में संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, उनको लगभग 3 साल लगे। हाँ, काफी मेहनत लगी थी। बहुत। इसमें अभी 25 भाग हैं, पार्ट्स, 12 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स, और 100 से ज्यादा बार इसमें संशोधन, अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो ये काफी बदलता भी रहा है। हाँ, इसकी यही खूबी है कि ये कुछ मामलों में कठोर है, रिजिड है, जैसे संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल है कुछ हिस्सों में, लेकिन साथ ही अदालतों की व्याख्याओं के जरिए ये काफी लचीला, फ्लेक्सिबल भी साबित हुआ है। तो अगर इसे एक शब्द दें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू ब्लूप्रिंट, शासन का मूल नक्शा। ठीक है, तो अब अगर मैं इन तीनों को एक साथ रखकर समझने की कोशिश करूं, तो क्या ये कहना सही होगा कि संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वो सबसे ऊंचा आदर्श या विजन है कि सरकार सीमित और कानून के दायरे में हो? हाँ। संवैधानिक कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो पूरा का पूरा कानूनी सिस्टम या प्रैक्टिस है जिसमें संविधान, अदालती फैसले, परंपराएं सब शामिल हैं जो उस विजन को लागू करता है। बिल्कुल। और संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उस सिस्टम का सबसे मुख्य, सबसे बुनियादी दस्तावेज या ब्लूप्रिंट है जो सरकार और अधिकारों का नक्शा खींचता है। तो आपने बिल्कुल सही तरीके से तीनों को जोड़ दिया है, एकदम सटीक। विजन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्रैक्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ब्लूप्रिंट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं, लेकिन काम अलग अलग स्तर पर करते हैं। अगर एक एनालॉजी सोचें तो शायद कह सकते हैं कि संविधानवाद आत्मा है, तो संवैधानिक कानून उसका पूरा शरीर है, और संविधान उस शरीर का कंकाल है, ढांचा है। वाह, ये एनालॉजी अच्छी है। आत्मा, शरीर और कंकाल, इससे याद रहेगा। हाँ, उम्मीद है। तो आज हमने ये जो 3 मिलते जुलते से लगने वाले शब्द हैं, संविधानवाद, संवैधानिक कानून और संविधान, इनके बीच के जो बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, उन्हें समझने की कोशिश की जी। और ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है मेरे ख्याल से। इसे समझने से हमें ये बेहतर अंदाजा लगता है कि हमारा देश, हमारी सरकार, हमारी पूरी व्यवस्था कैसे काम करती है, या कम से कम उसे कैसे काम करना चाहिए। बिल्कुल। और ये एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाता है ना? क्या? कि अब जब हम ये अंतर जान गए हैं, तो क्या हम अपने आसपास के कानूनों को, सरकार के कामों को, कोर्ट के फैसलों को क्या उसी नज़र से देखेंगे जैसे पहले देखते थे, या हमारे देखने के तरीके में, हमारे मूल्यांकन में कुछ फर्क आएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या इस समझ से हमारा नजरिया बदलता है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से हमारे सुनने वालों को कुछ नया और उपयोगी जानने को मिला होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। अगली बार हम फिर मिलेंगे, एक और ऐसे ही किसी विषय की गहराई में उतरेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, संविधानों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। नमस्कार। जी हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया भर में सरकारें कैसे काम करती हैं और उनके संविधानों की बनावट, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों होता है। बिल्कुल, क्योंकि हर देश की अपनी जरूरतें, अपना इतिहास होता है। तो ये जानना कि कितने तरह के संविधान हो सकते हैं, सरकारों को समझने में मदद करता है। हाँ बिल्कुल, और हर देश की अपनी जो ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं, उन्हीं के आधार पर उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बनता है। तो आज हम कुछ मुख्य क्लासिफिकेशंस पर गहराई से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि संविधान दिखता कैसा है। मतलब क्या वो हमेशा एक किताब जैसा होता है? मेरा मतलब है लिखित यानी रिटन और अलिखित अनरिटन संविधान। हाँ, ये एक बहुत बेसिक वर्गीकरण है। लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो होता है जो आमतौर पर एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव दस्तावेज में संहिताबद्ध, मतलब कोडिफाइड होता है। जैसे भारत का संविधान। जी हाँ, बिल्कुल। भारत, अमेरिका, ज्यादातर देशों के संविधान लिखित हैं। इसमें सरकार की रूपरेखा, उसकी शक्तियां, नागरिकों के अधिकार, सब कुछ साफ साफ लिखा होता है एक ही जगह पर। और अलिखित संविधान
क्या इसका मतलब है कि नियम ही नहीं है या लिखे हुए नहीं है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। नहीं नहीं, नियम तो होते हैं और वो लिखित भी हो सकते हैं, पर वो किसी एक सिंगल दस्तावेज में कंसोलिडेट नहीं किए गए होते। अलिखित संविधान जो है वो मुख्य रूप से रीति रिवाजों यानी कस्टम्स, परंपराओं, कन्वेंशंस, संसद के अलग अलग कानून्स, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और महत्वपूर्ण अदालती फैसलों, जुडिशियल डिसीजंस, इन सब का मिश्रण होता है। अच्छा, तो ये बिखरा हुआ होता है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम, यूके। वहाँ कोई एक संविधान नाम की किताब नहीं है, सब कुछ समय के साथ विकसित हुआ है। दिलचस्प है। और जब हम लिखित संविधानों की बात करते हैं तो ये बात अक्सर आती है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसके पीछे भारत की विशाल विविधता और शायद हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता भी एक कारण है कि उन्होंने हर पहलू को विस्तार से शामिल किया। सही कहा। अच्छा, तो ये तो हुई रूप की बात। अब आते हैं इस पर कि संविधान को बदलना यानी अमेंड करना कितना आसान या मुश्किल है। यहीं पर कठोर, रिजिड और लचीला, फ्लेक्सिबल संविधान का फर्क आता है ना? बिल्कुल। ये वर्गीकरण संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट प्रोसीजर पर आधारित है। कठोर संविधान या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें संशोधन करना मुश्किल होता है। मुश्किल मतलब कैसे? मतलब उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया, एक स्पेशल प्रोसीजर अपनानी पड़ती है जो सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया से ज्यादा जटिल होती है। जैसे अमेरिका का संविधान, वहाँ संशोधन के लिए कांग्रेस में 2/3 बहुमत तो चाहिए ही, साथ में 3/4 राज्यों की सहमति भी जरूरी है। ओह, तो ये तो काफी मुश्किल प्रक्रिया है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है संविधान के मूल सिद्धांतों, जो कॉ प्रिंसिपल्स हैं, उनको स्थायित्व, स्टेबिलिटी देना, उन्हें आसानी से बदलने से रोकना। और लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल? लचीला संविधान या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसे बदलने की प्रक्रिया लगभग वैसी ही होती है जैसी सामान्य कानून बनाने की। साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से उसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे यूके का संविधान, वहाँ संसद साधारण बहुमत से संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है। ये बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से ढलने में मदद करता है। तो फिर भारत का संविधान वो किस श्रेणी में आता है, कठोर या लचीला? भारत का संविधान इन दोनों का एक बहुत ही अनूठा मिश्रण है। इसे हम अर्ध कठोर या सेमी रिजिड कह सकते हैं। सेमी रिजिड मतलब इसमें दोनों के तत्व हैं। कुछ प्रावधान खास तौर पर वो जो हमारे संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, जैसे केंद्र राज्य संबंध या राष्ट्रपति का चुनाव, उन्हें बदलने के लिए संसद के विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए। ये इसे कठोर बनाता है। अच्छा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ संविधान के बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें संसद अकेले ही विशेष बहुमत से या कुछ को तो साधारण बहुमत से ही बदल सकती है। ये इसे लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो ये एक संतुलन है। हाँ, ये संतुलन शायद भारत जैसी विविधताओं वाले देश के लिए जरूरी भी है। अच्छा, अब अगले वर्गीकरण पर चलते हैं। शक्तियों के विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर के आधार पर संघीय, फेडरल बनाम एकात्मक, यूनिटरी संविधान। जी, ये इस बात पर आधारित है कि देश में शासन की शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य या प्रांतीय सरकारों के बीच कैसे बटी हुई हैं। तो फेडरल क्या हुआ? संघीय संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में शक्तियां संविधान द्वारा ही केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित होती हैं। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त, ऑटोनोमस होती हैं, कोई एक दूसरे के अधीन नहीं होता। इसे दोहरी राज्य व्यवस्था, डुअल पॉलिटी भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यहाँ केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, अपने अपने कानून बनाने के क्षेत्र हैं। ठीक है। और एकात्मक, यूनिटरी? एकात्मक संविधान, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में शासन की लगभग सारी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं। अगर राज्य या स्थानीय सरकारें होती भी हैं तो वो अपनी शक्तियां और अधिकार केंद्र सरकार से ही प्राप्त करती हैं, और केंद्र सरकार चाहे तो उन शक्तियों को वापस ले सकती है या बदल सकती है। मतलब सारी पावर सेंटर के पास। हाँ, मुख्य रूप से राज्य बस केंद्र के एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। जैसे यूके, फ्रांस, जापान, चीन,
यहाँ कानून और प्रशासन में ज्यादा एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। लेकिन भारत के बारे में तो अक्सर अर्धसंघीय, क्वाजी फेडरल शब्द सुनने को मिलता है, जबकि हमारे यहाँ भी तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, 7वीं अनुसूची में लिस्ट है। तो फिर ये क्वाजी फेडरल क्यों? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर चर्चा में रहता है। देखिए, भारतीय संविधान में फेडरल सिस्टम के कई लक्षण मौजूद हैं, जैसे शक्तियों का विभाजन, लिखित और सर्वोच्च संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब फेडरल फीचर्स हैं। हाँ, लेकिन साथ ही इसमें यूनिटरी यानी एकात्मक व्यवस्था के भी बहुत मजबूत लक्षण हैं, जैसे एक शक्तिशाली केंद्र, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एक ही संविधान, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति, ऑल इंडिया सर्विसेज, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, जिनमें पूरी व्यवस्था लगभग एकात्मक हो जाती है। अच्छा, तो मतलब झुकाव केंद्र की तरफ ज्यादा है। बिल्कुल। इसी मजबूत केंद्रीय झुकाव, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायस, के कारण कई विद्वान इसे पूरी तरह फेडरल न मानकर क्वासी फेडरल कहते हैं, या केंद्रीकृत संघवाद, सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म। संविधान का अनुच्छेद 1 भी तो यही कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया। हाँ, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। जी हाँ, ये एकता और अखंडता पर जोर देता है। समझ गया, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। चलिए अब अगले वर्गीकरण पर आते हैं, जो राज्य के प्रमुख हेड ऑफ स्टेट पर आधारित है। गणतांत्रिक, रिपब्लिकन बनाम राजशाही, मोनार्किकल संविधान। जी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि देश का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है और वो कैसे चुना जाता है। गणतांत्रिक संविधान, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य का प्रमुख हेड ऑफ स्टेट एक चुना हुआ व्यक्ति होता है। चुनाव मतलब इलेक्शन से? हाँ, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जा सकता है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा सकता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति, जिनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पद वंशानुगत, हेरिडिटरी नहीं होता और प्रमुख का कार्यकाल निश्चित होता है। और राजशाही में? मोनार्किकल। राजशाही संविधान, मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य का प्रमुख एक राजा या रानी यानी सम्राट, मोनार्क होता है। ये पद वंशानुगत होता है, मतलब उसी शाही परिवार में चलता रहता है। जैसे यूके में या जापान में? बिल्कुल, यूके, जापान, सऊदी अरब ये राजशाही व्यवस्था के उदाहरण हैं। हालांकि यूके और जापान में अब संवैधानिक राजशाही, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहां सम्राट की शक्तियां बहुत सीमित हैं और वो ज्यादातर नाममात्र के प्रमुख हैं। और भारत? हम तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र रिपब्लिक बने थे। जी हाँ, इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ और हमने एक निर्वाचित राष्ट्रपति को अपने राज्य का प्रमुख के रूप में अपनाया, ब्रिटिश सम्राट की जगह। सही। अब आते हैं हमारे आखिरी प्रमुख वर्गीकरण पर, जो सरकार के दो महत्वपूर्ण अंगों, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और विधायिका, लेजिस्लेचर के बीच के रिश्ते पर आधारित है। हाँ, ये है संसदीय, पार्लियामेंट्री बनाम अध्यक्षीय, प्रेसिडेंशियल प्रणाली। इनमें मुख्य अंतर क्या है? ये अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। देखिए, मुख्य अंतर है कार्यपालिका के विधायिका के प्रति जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत में। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, विधायिका संसद में से ही बनती है। मतलब मंत्री संसद के सदस्य होते हैं? हाँ, आमतौर पर उन्हें संसद का सदस्य होना होता है या बनना पड़ता है। और ये कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। विधायिका, खासकर निचला सदन, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके कार्यपालिका को हटा सकती है। जैसे भारत में होता है या यूके में? जी बिल्कुल, भारत और यूके इसके क्लासिक उदाहरण हैं। यहाँ कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का मिश्रण, फ्यूजन ऑफ पावर्स होता है। ठीक है। और अध्यक्षीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम? अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से काफी हद तक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होती हैं। राज्य का प्रमुख, जो अक्सर सरकार का भी प्रमुख होता है, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति, का चुनाव विधायिका से अलग होता है। तो राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता? नहीं, और वो और उसकी कैबिनेट, जिसे वो चुनता है, सीधे विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। विधायिका उन्हें अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटा सकती। हालांकि महाभियोग, इम्पीचमेंट की एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है।
यहाँ शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत ज्यादा कड़ाई से लागू होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। हाँ, अमेरिका। यहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है और कांग्रेस विधायिका है। दोनों के चुनाव अलग अलग होते हैं और उनके कार्यकाल भी निश्चित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। और भारत ने संसदीय प्रणाली अपनाई है, जहां राष्ट्रपति नाममात्र के प्रमुख नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं और प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट वास्तविक कार्यकारी रियल एग्जीक्यूटिव हैं, जो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि शासन चलाने के कितने अलग-अलग मॉडल दुनिया में मौजूद हैं और हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं। सच में, हर प्रणाली की अपनी खासियत है, अपनी चुनौतियां हैं, और कोई एक मॉडल शायद हर देश के लिए फिट नहीं बैठता। हाँ, ये देश की सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उसके लिए कौन सा ढांचा सबसे उपयुक्त रहेगा। तो ये थी संविधानों के वर्गीकरण पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा। उम्मीद है कि इस बातचीत से हमारे श्रोताओं को इन जटिल अवधारणाओं को, इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी हुई होगी। जी, और ये समझना कि किसी देश का संविधान किस प्रकार का है, उसकी पूरी राजनीतिक व्यवस्था, उसके पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की दिशा में पहला कदम है। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भविष्य में संविधानों के वर्गीकरण के नए आधार भी बन सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का प्रभाव या वैश्वीकरण? ये एक सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्कार और स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम देख रहे हैं भारतीय संविधान को कुछ स्रोतों के आधार पर। मिशन है इसकी बनावट, इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं और क्या चीज इसे खास बनाती है, उसको समझना। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए ये तथ्य ही अपने आप में काफी वजनदार है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। हाँ, ये तो है। सोचिए, शुरू में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थीं। बाप रे। और अब तो ये करीब 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियों तक पहुंच गया है। सही। ब्रिटेन जैसे देशों से तो बिल्कुल ही अलग है, जिनका कोई एक सिंगल लिखित दस्तावेज होता ही नहीं है। जी हाँ। ये लंबाई ही शायद बताती है कि कितनी विविधता और गहराई समेटने की कोशिश की गई होगी। चलिए, तो फिर इसी की कुछ परतें खोलते हैं। पहली बात जो एकदम सामने आती है वो है इसका संघीय ढांचा, फेडरलिज्म जिसे कहते हैं। हाँ, फेडरलिज्म देश में सरकार के एक से ज्यादा स्तर होंगे। केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय भी। ये तो कई देशों में होता है वैसे। हाँ, होता है। भारत की जो खास संघीय विशेषताएं हैं, उनमें एक तो लिखित संविधान का होना, फिर संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान सबसे ऊपर, ठीक है, फिर स्वतंत्र न्यायपालिका और संसद के 2 सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा। और हाँ, एक जरूरी बात यह है कि राज्य जो हैं वो सिर्फ केंद्र के एजेंट नहीं है, उन्हें शक्ति सीधे संविधान से मिलती है। अच्छा। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है ना, क्योंकि इन संघीय फीचर्स के साथ साथ संविधान में कुछ ऐसी ताकतवर एकात्मक यूनिटरी विशेषताएं भी डाल दी गई हैं जो केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाती हैं। बिल्कुल सही। जैसे पूरे देश के लिए एक ही संविधान, अलग अलग राज्यों का अपना नहीं। सही। एक ही नागरिकता, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट वगैरह, और वो अखिल भारतीय सेवाएं, IAS IPS। हाँ, और इमरजेंसी वाले प्रावधान तो हैं ही। आपातकाल में तो सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है लगभग, और राज्यपालों की नियुक्ति भी केंद्र ही करता है। हाँ, ये सारे पॉइंट्स केंद्र को काफी ताकत देते हैं। सही कहा। और यही वो अनोखा बैलेंस है, या कह लीजिए असंतुलन, जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स ने इसे अलग अलग तरह से देखा है। जैसे किसने क्या कहा है? जैसे केसी वेर हैं, वो इसे अर्ध संघीय कहते हैं, क्वाजी फेडरल, पूरा संघीय नहीं। अच्छा, क्वाजी फेडरल। फिर ग्रैनवेल ऑस्टिन है, वो इसे सहकारी संघवाद मानते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं, सहयोग से। हाँ। और एक और नजरिया है मॉरिस जोन्स का, सौदेबाजी संघवाद, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, जैसे लगातार मोलभाव चलता रहता है शक्तियों को लेकर। ये तो दिखाता है कि ये कोई सीधा साधा ढांचा नहीं है। बिल्कुल, काफी जटिल है और शायद जरूरत के हिसाब से बदलता भी रहता है। बिल्कुल, लचीला भी कह सकते हैं। अच्छा, सरकार के ढांचे की बात चली है तो ये भी साफ है कि भारत ने सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया है।
पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटेन की तरह, जी हाँ। जिसमें कार्यपालिका यानी सरकार अपनी नीतियों और कामों के लिए विधायिका मतलब संसद के प्रति जवाबदेही होती है। मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। और इसी से जुड़ा है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, वो भी है। मतलब सरकार के 3 अंग, विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून लागू करती है और न्यायपालिका जो कानून की समीक्षा करती है। तीनों के अपने अपने काम। हाँ, अपने अपने दायरे। हालांकि भारत में ये सेपरेशन अमेरिका जितना सख्त नहीं है, थोड़ी ओवरलैपिंग है, खासकर कार्यपालिका और विधायिका के बीच। समझ गया। तो सरकार का ढांचा हो गया, पर इस संविधान में आम नागरिक के लिए सबसे अहम क्या है? मौलिक अधिकार, उन्हें तो अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये वो गारंटी है जो संविधान हर नागरिक को देता है। किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ, राज्य की मनमानी के खिलाफ। हाँ, राज्य की मनमानी या तानाशाही के खिलाफ। ये पक्का करते हैं कि लोगों की जो बुनियादी आज़ादी हैं, उनका सम्मान है, वो सुरक्षित रहें। ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये नागरिक और राज्य के रिश्ते की बुनियाद है एक तरह से। और इसी नागरिक राज्य रिश्ते का एक और जरूरी पहलू है पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। स्रोत ये साफ कहते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, पर इसका मतलब क्या है भारत के केस में? ये अमेरिका जैसा है या कुछ अलग? यहाँ भारत का रास्ता थोड़ा अलग है। हाँ, अमेरिका में जिसे हम नेगेटिव सेक्युलरिज्म कहते हैं, वो है। मतलब राज्य और धर्म के बीच एक मजबूत दीवार, कोई दखलंदाजी नहीं। बिल्कुल अलग अलग। जी, भारत ने जो अपनाया है उसे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कह सकते हैं। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। ठीक है। और वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा, उनके साथ बराबर का व्यवहार करेगा। यानी राज्य बिल्कुल अलग थलग नहीं रहेगा धर्म से। नहीं, जरूरत पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है, जैसे सामाजिक सुधार लाने के लिए या बराबरी सुनिश्चित करने के लिए। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, ये नजरिया भारत की जो गहरी धार्मिक विविधता है उसको देखते हुए शायद ज्यादा व्यवहारिक माना गया। इसकी तुलना अगर करें, जैसे स्रोत में पाकिस्तान का जिक्र है जो एक इस्लामिक राज्य है, तो ये फर्क और साफ हो जाता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये डीप डाइव हमें दिखाता है कि भारतीय संविधान एक बहुत विशाल दस्तावेज है। इसमें संघीय और एकात्मक तत्वों का एक अनूठा मिश्रण है। हाँ, एक मिक्स है। सरकार का संसदीय स्वरूप है, शक्तियों का बंटवारा है, नागरिकों के लिए बहुत जरूरी मौलिक अधिकार हैं, और धर्म को लेकर ये खास पॉजिटिव सेकुलरिज्म वाला मॉडल। सही। और जाते जाते एक सवाल शायद श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। हमने देखा कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसमें संशोधन होते रहे हैं, भाग 7 हटा, नए भाग जुड़े। हमने ये भी देखा कि संघवाद की अलग अलग व्याख्याएं हैं, अर्ध, सहकारी, सौदेबाजी। तो असलियत में जमीन पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का ये संतुलन कितना डायनामिक है, कितना बदलता रहता है, और भविष्य में इसके किस दिशा में जाने की संभावना दिखती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ये संतुलन व्यवहार में कैसे काम करता है और आगे कैसे विकसित हो सकता है। बहुत दिलचस्प। चलिए, आज के लिए इतना ही। स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों में, मतलब शेड्यूल्स। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ छवियां भी हैं जो इनकी एक मोटी मोटी रूपरेखा देती हैं। हाँ, और मिशन सिर्फ ये जानना नहीं कि ये क्या है, बल्कि समझना है कि ये जरूरी क्यों है। सही कहा। संविधान को प्रैक्टिकल कैसे बनाती हैं ये। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, जरूरत के हिसाब से बदलता है। बिल्कुल। ये अनुसूचियां आप कह सकते हैं संविधान की अपेंडिसेस जैसी हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स लिस्ट्स जो मुख्य अनुच्छेदों में फिट नहीं होती। अच्छा। शुरू में 8 थी, अब 12 हैं। ओ, 8 से 12, तो 4 बाद में जुड़ी। हाँ, ये दिखाता है कि संविधान कैसे समय के साथ बदला है। चलिए पहली से शुरू करते हैं। हाँ, पहली वाली तो सीधी है ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट। अभी कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल। फिर आती है दूसरी अनुसूची। इसमें जो बड़े पद हैं उनके वेतन और भत्ते। अच्छा, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ताकि उनकी स्वतंत्रता बनी रहे, है ना? ठीक है। और तीसरी है शपथ के बारे में, मतलब ओथ्स एंड एफर्मेशंस। मंत्री, सांसद, विधायक, जज, सीएजी
ये सब जो शपथ लेते हैं उसका प्रारूप इसी में है। ये भी जरूरी है, भरोसे वाली बात है। आगे चौथी अनुसूची है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, ये इसमें तय होता है। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। ठीक है, 5वीं और 6ठी थोड़ी अलग है, आपने कहा था। हाँ, ये खास है। 5वीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में, मतलब शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। पूरे देश में? हाँ, सामान्य तौर पर। लेकिन 6ठी अनुसूची सिर्फ 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एटीएम ऐसे याद रख सकते हैं। एटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा। इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के लिए इसमें विशेष प्रावधान है, उनकी संस्कृति और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। और जैसा हमारे नोट्स में लिखा है, मणिपुर इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। हाँ बिल्कुल, मणिपुर नहीं है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प वाली पे, 7वीं अनुसूची। हाँ, ये तो बहुत सुनिए। शक्तियों का बंटवारा। हाँ। केंद्र और राज्य के बीच से। इसमें 3 लिस्ट हैं। पहली, संघ सूची, यूनियन लिस्ट। इस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जैसे? कौन से विषय? जैसे रक्षा, विदेशी मामले, बैंक, करेंसी, रेलवे, डाक, संचार, इस तरह के राष्ट्रीय महत्व के विषय। करीब 100 विषय हैं इसमें। ठीक है। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इस पर सामान्यतः राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, पब्लिक हेल्थ, कृषि, शराब। इसमें करीब 61 विषय हैं। और तीसरी? वो है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा, दोनों। फिर अगर दोनों ने बना दिया तो फिर केंद्र का कानून मान्य होता है। इसमें शिक्षा, जंगल, वन्यजीव संरक्षण, नापतौल, ट्रेड यूनियन, शादी, तलाक, ऐसे विषय हैं करीब 52। और ये जो कुछ विषय थे, शिक्षा, वन, नापतौल, ये पहले राज्य सूची में थे ना, फिर समवर्ती में डाले गए। हाँ, 42वें संशोधन 1976 में। ये एक बड़ा बदलाव था। इससे केंद्र का दखल इन क्षेत्रों में बढ़ गया। समझ गई। चलिए 8वीं अनुसूची पर आते हैं, भाषाएं। हाँ, लैंग्वेजेस। संविधान ने शुरू में 14 भाषाओं को मान्यता दी थी। सिर्फ 14? पर अब तो ज्यादा है। हाँ, अब 22 हैं। समय समय पर जोड़ी गई। पहले सिंधी आई, 21वां संशोधन, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, एक साथ 71वां संशोधन। अच्छा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। और फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 92वां संशोधन। ओके। और शास्त्रीय भाषाएं भी हैं? हाँ, क्लासिकल लैंग्वेजेस। तमिल सबसे पहली थी, फिर संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और हाल ही में ओडिया, कुल 6। और एक मजे की बात जो हमारे नोट्स में है, अंग्रेजी इस 8वीं अनुसूची में नहीं है। हाँ, ये बहुत लोग नहीं जानते। अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत काम करती है, पर 8वीं अनुसूची में नहीं है। वाकई दिलचस्प है। अच्छा, 9वीं अनुसूची, ये तो बहुत पहले आ गई थी, पहले ही संशोधन में 1951, नेहरू जी के टाइम। हाँ, इसका मकसद था भूमि सुधार कानूनों को कोर्ट में चुनौती दिए जाने से बचाना, जमींदारी खत्म करना था उस समय। मतलब इसे एक तरह की कानूनी ढाल बना दिया गया था। हाँ, शुरुआत में यही इरादा था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1973 के बाद इसमें डाले गए कानूनों की भी समीक्षा हो सकती है अगर वो मूल ढांचे का उल्लंघन करते हों। ठीक है। 10वीं अनुसूची 1985 में आई। यह है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। नेताओं को पार्टी बदलने से रोकने के लिए, ताकि सरकारें स्थिर रहें। पर ये कितनी कारगर रही है, इस पर तो सवाल उठते ही रहते हैं। हाँ, वो बहस तो चलती रहती है। अब बची आखिरी 2, 11वीं और 12वीं। हाँ, ये 1990 में आई 73rd और 74th संशोधन से, नरसिम्हा राव सरकार के समय। बिल्कुल, ये स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल सेल्फ गवर्नेंस से जुड़ी है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए है, ग्रामीण निकायों के लिए। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं जिन पर पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई हैं, जैसे कृषि, सड़कें, पीने का पानी, गरीबी उन्मूलन वगैरह। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं यानी शहरी स्थानीय निकायों के लिए है। इसमें 18 विषय हैं, जैसे शहरी योजना, सड़कें, पानी सप्लाई, साफ सफाई वगैरह। तो ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए थी। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये 12 अनुसूचियां संविधान का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी हिस्सा हैं। सही कहा। वेतन से लेके भाषाएं, शक्तियों का बंटवारा, स्थानीय शासन,
सब कुछ इनमें सिमटा हुआ है। और 8 से 12 तक का इनका सफर ये भी दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे समय के साथ जरूरतों के हिसाब से विकसित हुआ है। वाकई एक जीता जागता दस्तावेज है। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, जैसे जैसे भारत बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, समाज बदल रहा है, क्या हमें भविष्य में और अनुसूचियों की जरूरत पड़ेगी? क्या कोई ऐसे नए क्षेत्र उभर रहे हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाइमेट चेंज, जिन्हें शायद ऐसी संवैधानिक लिस्टिंग की जरूरत पड़े? सोचने वाली बात है।